प्रिय विद्यार्थियों, हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलाकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम एक नया विषय समुद्री विज्ञान भौतिक भूगोल से संबंधित है, समुद्री विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे। समुद्री विज्ञान का जो सेक्शन है उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत समुद्री विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है और इसका अध्ययन हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये है समुद्री विज्ञान हमारी जलवायु को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय जो क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करता है, हमारे व्यापार को प्रभावित करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है समुद्री मार्गों के मध्य होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण शाखा है भौतिक भूगोल की, एक प्रधान शाखा के रूप में भी हम इसको मानते हैं, क्योंकि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और हमारी पृथ्वी पर जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो लगभग 70.8% भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। और इस विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 बड़े जो महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इसके अलावा छोटे जो सागर या खाड़ियाँ या लघु प्रावर्त सागर, बड़े प्रावर्त सागर, इनमें ये जल राशियाँ मौजूद हैं और ये हमारे भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि पृथ्वी पर जो जलवायु तंत्र पाया जाता है उस जलवायु तंत्र को समुद्री जल महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है और वाष्पीकरण की क्रिया, सहवन की जो क्रिया होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं और दूसरे अक्षांशों पर नीचे उतरती है, वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है, गतिक जो वायुदाब की जो पेटियां हैं उनका निर्माण होता है और हवाओं का परिसंचरण होता है उसके कारण से। तो हमारी जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है जलीय चक्र, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण परिघटना है। उस जलीय चक्र को संपन्न करने में या संचालन में समुद्री जल का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो समुद्री जल के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में संपन्न होती है। समुद्री संसाधनों को हम अगर समुद्री संसाधनों की अगर हम बात करते हैं तो समुद्री संसाधन क्योंकि जैविक और अजैविक जो संसाधन होते हैं उनके भंडार के रूप में ये हमारे पृथ्वी पर स्थित है। अनेक प्रकार के संसाधन, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, वो हमारे जो समुद्रीय जो भाग है, समुद्री जलीय जो भाग है वहाँ पर मौजूद है। जैसे हम पेट्रोल की बात करते हैं, सर्वाधिक जो पेट्रोल है वो तटीय क्षेत्रों में या समुद्र के अपतटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका दोहन होता है। अन्य जो संसाधन है, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित हो या अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो, वो संसाधन हमें समुद्रीय जो जल होता है वहाँ से प्राप्त होता है। तटीय क्षेत्रों को मुख्य रूप से सागरीय जो जल है वो प्रभावित करता है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों पर जो लहरें, तरंगें टकराती हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो तटीय क्षेत्रों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्रों पर बड़े बड़े बंदरगाह स्थित हैं जहाँ से बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। क्योंकि लगभग 71% भाग पर समुद्री जल का विस्तार पाया जाता है, तो
प्राचीन समय में जब हम बात करते हैं, प्राचीन समय की बात करते हैं, हमारे परिवहन साधनों का विकास नहीं हुआ तो एक बाधा के रूप में हम समुद्र को देखते थे, समुद्री जल को देखते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीकों का विकास हुआ, हमारे परिवहन साधनों का विकास हुआ, वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं तो समुद्रीय जो भाग है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो महाद्वीप है उनके मध्य संपर्क का कार्य भी ये करते हैं। जलमार्गों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जलमार्गों के माध्यम से संपन्न होता है, सस्ता भी होता है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के द्वारा व्यापार, और बड़ी मात्रा में हम सामान का आदान प्रदान, आयात निर्यात इनके माध्यम से हम करते हैं। यह एक क्रमबद्ध भौतिक विज्ञान है जो भौतिक, रासायनिक, भू आकृतिक, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के माध्यम से सागरीय जल के भौतिक एवं रासायनिक जो अध्ययन है, सागरीय तली के आकारों व अनेक प्रकार की जो जलीय क्रियाएं होती है उनके अध्ययन के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत हम करते हैं। समुद्री विज्ञान के विषय क्षेत्र और महत्व की अगर हम बात करते हैं तो समुद्री विज्ञान सागरीय पर्यावरण और इसकी असीम जो जटिलताएं इसमें पाई जाती हैं उनका अध्ययन हम समुद्री विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। समुद्री विज्ञान की जब हम अध्ययन की बात करते हैं, विषय क्षेत्र की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं: भौतिकी समुद्री विज्ञान और सागरीय जीव विज्ञान। यहां भौतिक समुद्री विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो महासागरीय जो बेसिन की जो उत्पत्ति होती है, उनके विस्तार पाए जाते हैं, उनका जो स्वरूप है उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे जो महासागरीय गर्त पाए जाते हैं, अगाध सागरीय मैदान पाए जाते हैं, मग्न ढाल पाए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका स्वरूप कैसे पाया जाता है, गहरी खाइयां समुद्री जो तली है वहां पाई जाती हैं और इनका स्वरूप कैसा है, इसका अध्ययन हम समुद्री विज्ञान या भौतिक समुद्री विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तटीय क्षेत्रों की जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जो कि तटीय क्षेत्र पर जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनमें सागरीय जो लहरें होती हैं, सागरीय जो तरंगें होती हैं, उनका महत्वपूर्ण रोल होता है और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण तटीय क्षेत्रों में होता है और वो स्थलाकृतियां हमें विभिन्न प्रकार से आकर्षित करती हैं। तापमान, लवणता, दाब और घनत्व, ये समुद्री जल की कुछ भौतिक विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन हम समुद्री विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि तापमान, लवणता, दाब और घनत्व, ये चारों जो भौतिक तत्व होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तापमान, लवणता, इनकी हम आगे जो अध्याय आएंगे उनमें हम चर्चा करेंगे। जल राशियां व वितरण, हमारे समुद्री भाग में जो जल राशियां पाई जाती हैं, चाहे वो सागर के रूप में हो, सीमांत सागर के रूप में हो, परावर्त सागर के रूप में हो या बड़ी झीलों के रूप में हो, उनकी हम इसके अंतर्गत बात करते हैं। धाराएं और ज्वार भाटा, क्योंकि धाराएं हमारे वातावरण को, पर्यावरण को और जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। जिन क्षेत्रों में, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, हमारे ठंडी और जो गर्म जल धाराएं हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं और जैसे जैसे ये धाराएं जिन क्षेत्रों में प्रभावित होती हैं, तटीय क्षेत्रों के साथ प्रभावित होती हैं, तो उन तटीय क्षेत्रों की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आपस में जो जल धाराएं मिलती हैं, वहां पर मछली उत्पादन की जो अनुकूल दशाएं हैं, इन धाराओं की वजह से जो आपस में मिलती है धाराएं, वो उत्पन्न होती हैं। हम ज्वार भाटा के बारे में
भौतिकी समुद्री विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, क्योंकि ज्वार भाटा एक महत्वपूर्ण समुद्री घटना है जिसके बारे में आज भी हम जिज्ञासु रहते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो इसके बारे में भी हम भौतिकी समुद्री विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सागरीय जीव विज्ञान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें सागरीय जीव और वनस्पति का जो प्रारूप पाया जाता है, बड़ी मात्रा में महासागरीय भागों में सागरीय जीव पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कई हजारों लाखों जो इनके जो प्रजातियां हैं वनस्पति और जीव जंतुओं की, वो यहाँ समुद्री भागों में या समुद्री जल में पाई जाती हैं। इनका अध्ययन हम सागरीय जो जीव विज्ञान है उसके अंतर्गत करते हैं। जलमंडल की अगर हम बात करते हैं, समुद्री विज्ञान का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो चूंकि भू विज्ञान से भी संबंधित है, मौसम विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति और भूभौतिकी जो विज्ञान है उनके मध्य जो अंतर संबंध है समुद्री विज्ञान के, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि भूविज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण रूप से जो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां समुद्री भागों में, महासागरीय भागों में जो पाई जाती हैं उनकी हम इसके अंतर्गत बात करते हैं। मौसम विज्ञान, क्योंकि समुद्री जो भाग है, महासागरीय जो भाग है, हमारे मौसम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु की जो उत्पत्ति है वो इनके कारणों से होती है। महासागरीय जो भाग जिनमें वनस्पति, जीव जंतु के अगाध भंडार महासागर होते हैं, उनके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। भूभौतिकी का भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये समुद्री विज्ञान अन्य विज्ञानों से भी महत्वपूर्ण ये संबंध रखती हैं और इसके कारण से हम इनका विभिन्न जो शाखाओं के रूप में इस समुद्री विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। जलमंडल की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो जलमंडल, जो कि हमने वेगनर का जो सिद्धांत पढ़ा था उसके माध्यम से हम जलमंडल की जो उत्पत्ति है उसको समझ सकते हैं। जो कि पैंथालासा है, जो जिसको वेगनर ने जलीय भाग को पैंथालासा नाम दिया। विभाजन होता है, उसके बाद में जो महाद्वीपीय स्थलीय भाग है पश्चिम की ओर और भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होते हैं। तो यहाँ महासागरों की उत्पत्ति होती है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनकी उत्पत्ति होती है। छोटे जो सागर रूप है, खाड़ियाँ हैं, परावर्त जो सागर है, उनकी उत्पत्ति यहाँ होती है। तो इस प्रकार जो वर्तमान स्वरूप है हमारे महासागरों का वो प्राप्त होता है। क्योंकि हम मुख्य रूप से 3 जो बड़े महासागर हैं उनका ही हम अध्ययन महासागरों में शामिल करते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। बाकी कुछ जगह जैसे आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव जो सागर है उसकी बात करते हैं, अंटार्कटिका जो क्षेत्र में जो जलीय राशि है उसकी बात करते हैं, तो उसको हम महासागर के रूप में हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उन क्षेत्रों में अधिकांश जो समय होता है वो पानी क्या कि बर्फ के रूप में जमा रहता है, तो उनको हम महासागरों में शामिल नहीं करते हैं। मुख्य रूप से प्रशांत, अंध महासागर और हिंद महासागर को महासागर के रूप में हम पढ़ते हैं। जहां प्रमुख महासागरों की हमने बात की तो सीमांत सागर भी हमारे पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, जो विशाल भूखंड या महाद्वीप के जो सीमा पर स्थित होते हैं, इनको हम सीमांत सागर का नाम देते हैं। लघु परावर्त अगर सागर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत महाद्वीपीय जो सागर होते हैं, अंतर महाद्वीपीय जो सागर होते हैं उनको हम शामिल करते हैं, जैसे लाल सागर है, बाल्टिक सागर है, हडसन की खाड़ी है, इसको हम शामिल करते हैं। फारस की खाड़ी को भी हम शामिल करते हैं। लघु परावर्त जो सागर है वो कई महाद्वीपों के मध्य स्थित होते हैं, जैसे
भूमध्य सागर है, आर्कटिक सागर है, कैरिबियन सागर है, इसको हम शामिल करते हैं। मैक्सिको की खाड़ी को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार जैसे हम समुद्री विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो भौतिक क्रियाएं यहाँ इसके अंतर्गत महासागरों में संपन्न होती है, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। धन्यवाद।